another question, that's question number 2. This question is very much important for your examination, so इसको ध्यान से देखना. What are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms? ठीक है, तो ग्लूकोज सबसे पहले ब्रेक डाउन होता है इनटू द 3 कार्बन मॉलिक्यूल, दैट इज पायरुवेट. ठीक है, ये कहां पर होता है? साइटोप्लाज्म में. फिर जो पायरुवेट का फेट है वो हमें डिस्कस करना है. देखो, this is your this diagram is your this diagram is very important and is from your NCERT पोर्शन. ठीक है, हमारे पास ग्लूकोज है, साइटोप्लाज्म में पायरुवेट बनाएगा, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है एंड दिस इज द 3 कार्बन मॉलिक्यूल. अब अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा देन इन माइटोकॉन्ड्रिया ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन एनर्जी बना. अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप you all are doing good and are preparing for your examinations as well. So dear students, in this particular video we'll be going to discuss about the important and the every NCERT question. ठीक है, so अगर आप इस चैनल पर नए हो then please subscribe the channel and वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज हम इसमें important जो क्वेश्चंस है आपके and every NCERT क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. ठीक है, with ease. So we have the first question from your page number 95. Why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like humans? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे. क्वेश्चन ये कहता है कि डिफ्यूजन क्यों इनसफिशिएंट है, खाली डिफ्यूजन की ही वजह से क्यों नहीं हमारे पास ऑक्सीजन का जो है ना रिक्वायरमेंट पहुंचता है. तो सिंपल आंसर जो इसका है वो हम ये कहेंगे, फिर हम इसको पढ़ेंगे. वो ये है कि बिकॉज ये जो एक ह्यूमन बीइंग होता है या जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो हाई स्टैंडर्ड वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके पास जो बॉडी डिज़ाइन होता है उनमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन. ठीक है, क्यों? बिकॉज उनके जो सेल्स है इंटरनल ऑर्गन्स है, उनका जो आउटसाइड एनवायरनमेंट है उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता. दैट इज व्हाई डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट. तो हम पढ़ेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सच एज humans possess complex body design. They have specialized cells and tissues for performing various necessary functions of the body such as intake of food and oxygen. ठीक है, unlike unicellular organisms, multicellular cells are not in direct contact with outside environment, जैसे मैंने आपको बताया. Therefore diffusion cannot meet their oxygen requirement. समझ में आई आपको बात? Then we have the question number 2, that is what criteria do we use to decide whether something is alive. ठीक है, so the correct answer here is, अगर हम किसी लेमैन को बताएंगे वो बताएगा if someone is walking, someone is breathing, someone is growing, that means he is alive. ठीक है, as per your NCERT we have if there is molecular movement in an organism, that is molecular movement कौन से movements में we have oxygen, we have the carbon dioxide, अगर उनकी मूवमेंट होती है एक ऑर्गेनिज्म में then we can see the organism is alive. या अगर हम कहेंगे if there is the presence of life process, ठीक है, there are the presence of life processes and this criteria can decide whether something is alive or dead. अगर एक ऑर्गेनिज्म में लाइफ प्रोसेसेस हो रही है, क्या ब्रीदिंग, डाइजेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये वाली चीज़ें हो रही है देन वी कैन से एक ऑर्गेनिज्म अलाइव है. सो वी हैव अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और बहुत बार ये वाला क्वेश्चन आया है. व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर इन what are outside raw materials used for by an organism? An organism uses outside raw material mostly in the form of food and ऑक्सीजन. ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, फूड एंड ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं. ठीक है, किस लिए? ताकि हमें एनर्जी हासिल हो. समझ में आ रही है बात? अब वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ऑफ लाइफ? यहाँ पर आपको लाइफ प्रोसेसेस के नाम लिखने. फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, excretion are the essential for maintaining life. ठीक है, now we will move on to the next page. Dear students, this is very much important question for your examination. ठीक है, अगर आपने अभी तक ये वाला नहीं देखा है तो आपको इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपका इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है
एंड द पार्ट विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट वो भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रोपिक एंड द हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सिंपल, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो फूड होता है वो सिंथेसाइज होता है फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जैसे कि वो फोटोसिंथेसिस, ठीक है। यहाँ पर फूड ऑब्टेन होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। दिस फूड इज टेकन डाउन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। समझ में आई आपको बात? होप कि आप लोगों ने इससे पहले जो मेरे वीडियोस है वो देखे होंगे लाइव प्रोसेस के, ताकि आपको ये वाला समझ में आए, ठीक है। वो वीडियोस मैंने इन शॉर्ट में बनाई, खाली 2 वीडियोस में मैंने आपके 4 मेन टॉपिक्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तैयार किया है। होप कि आप लोगों ने वो सब देखा होगा। नाउ वी हैव अनदर डिफरेंस, प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में ग्रीन पिगमेंट होता है, हमारे पास कोई भी पिगमेंट नहीं होता है। फूड इज जनरली प्रिपेयर ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है। फोटोसिंथेसिस मोस्टली occurs in the डे टाइम, ठीक है। Food can be prepared at all times. All green plants and some bacteria have this type of nutrition. ये आपको एग्जाम्पल याद रखनी है और ये भी आपकी एग्जाम्पल है। Now we have question number 2. दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, और आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार ये पूछा गया है, ठीक है। व्हाट डू प्लांट्स गेट, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आता है वो हमें देखना है। द आंसर इज द रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ट्रांसफर होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर से, ठीक है, फ्रॉम द स्टोमेटा। देन वाटर एब्जॉर्ब होता है थ्रू द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। देन सनलाइट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कहाँ से आता है, सन से आता है, और इसको कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। देन वी हैव वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज आल्सो एज वेल, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक, ठीक है, बहुत बार मैंने ये आपको पढ़ाया है। फॉलोइंग आर द रूल्स, फॉलोइंग आर द रोल ऑफ एसिड इन आवर stomach, ठीक है। The hydrochloric acid present in our stomach dissolves bites of food and creates an acidic medium. सबसे पहले because it is an acid, तो ये acidic medium बनाएगा। acidic medium में ये इसलिए acidic medium बनाएगा ताकि जो पेप्सिन है वो एक्ट कर सके, ठीक है। क्यों? देखो, जब एसिडिक मीडियम बनता है ना, जो पेप्सिनोजन होता है, ठीक है, इन द प्रिमिटिव फॉर्म वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, तो मीडियम एसिडिक होना चाहिए तभी पेप्सिन वर्क करेगा। दूसरा काम क्या है इसका, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एंटीबैक्टीरियल इन फंक्शन, ठीक है। मतलब क्या है, ये किल्स harmful microbes that enter with food and thus prevents infection of the digestive tract. Now another question we have, this is very much important also as well. These are the conceptual topics and the conceptual questions as well. So digestive enzymes क्या होते हैं, जो ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपल वंस, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सिंपल है, हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको लिखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे बना है एब्जॉर्ब फूड करने के लिए, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास विलाई होता है, तो विलाई क्या करता है, दैट्स इंपॉर्टेंट, विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एफिशिएंट फूड एब्जॉर्प्शन, और यहाँ पर आप फिर इसकी डायग्राम भी बना सकते हो, ठीक है। Within these villi, many blood vessels are present that absorb digested food and carry it to the blood stream. तो मतलब ये है कि इन विलाई में देखो, these are the blood vessels, ठीक है। तो इन वेसल्स की वजह से डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है और ये ब्लड स्ट्रीम तक जाता है। फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम द एब्जॉर्ब फूड इज डिलीवर टू ईच एंड एवरी सेल। समझ में आई आपको बात? नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो हमारे पास और एक क्वेश्चन है, और ये पेज नंबर 105 है। सो क्वेश्चन इज, what advantages over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration? सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन ये है कि आप हमें बताओ जो एक्वाटिक एनिमल्स है इनकी क्या एडवांटेजेस है, एंड टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिज्म है इनकी क्या एडवांटेजेस है इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कौन ज़्यादा अच्छे तरीके से करता है एंड कौन अच्छे से नहीं करता है। देखो यहाँ पर आप एक बात याद रखना कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, ये
मतलब हम कहाँ से ऑक्सीजन लेते, वी इनहेल ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है। लेकिन एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं वो अपना जो ऑक्सीजन है ना वाटर से लेते हैं, ठीक है। वाटर में जो ऑक्सीजन का कंटेंट होता है वो कम होता है, एंड एयर में ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में ब्रीदिंग थोड़ी फास्टर होती है देन द एक्वाटिक एनिमल्स, इसलिए जो एक्वाटिक एनिमल्स है दे नीड सम एडेप्टेशन फॉर द बेटर गैसेस एक्सचेंज, ये इसका आंसर है। So we have another question, that's question number 2. This question is very much important for your examination. So इसको ध्यान से देखना. What are the different ways in which glucose is oxidizer to provide energy in various organisms? ठीक है, तो ग्लूकोज सबसे पहले ब्रेक डाउन होता है इनटू द 3 कार्बन मॉलिक्यूल दैट इज पायरुवेट, ठीक है। ये कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में। फिर जो पायरुवेट का फेट है वो हमें डिस्कस करना है। देखो, this is your this diagram is your this diagram is very important and is from your NCERT पोर्शन, ठीक है। हमारे पास ग्लूकोज है, साइटोप्लाज्म में पायरुवेट बनाएगा, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है एंड दिस इज द 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा देन इन माइटोकॉन्ड्रिया ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन एनर्जी बनाएगा, एंड इफ ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट, एक में ये तो इथेनॉल बनाएगा यीस्ट में जिसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं, और इसमें लैक्टिक एसिड बनाएगा मसल सेल्स में, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखना, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। दिस क्वेश्चन इज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आल्सो। सो पहले हम पढ़ेंगे हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है और कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है ना, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। ये आपको समझना है पहले। सो हीमोग्लोबिन किसके साथ ऐड हो जाएगा, अगर हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएगा तो ये बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन मिलेगा तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा टू एवरी पार्ट ऑफ द सेल। आफ्टर गिविंग अवे ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स, ब्लड टेक्स अवे कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, जब इसने ऑक्सीजन दिया सेल को तो वहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेगा कौन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो पहले जो ऑक्सीजन होता है ना, पहले जो ब्लड होता है ऐसे, देखो, जब वहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल आएगा हीमोग्लोबिन, ठीक है, तब ये डीऑक्सीजनेटेड बनता है। समझ में आई बात। सिंस हीमोग्लोबिन पिगमेंट हैज लेस एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज मेनली ट्रांसपोर्ट इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स डिसॉल्व्ड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग alveoli एंड टेक्स ऑक्सीजन इन रिटर्न, ठीक है। यहाँ पर फिर एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, अल्वियोले से हमारे पास ऑक्सीजन आया और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहाँ गया, इनटू द सेल सेल से क्या वापस आया, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस गया टू द अल्वियोले, और अल्वियोले की मदद से ये बाहर जाएगा फ्रॉम द नोस्ट्रल्स, ठीक है। अब वी हैव अनदर क्वेश्चन। So the question is, how are lungs designed in human beings to maximize the area for exchange of gases? Lungs में हमारे को ये बताना है कि how they are designed, किस लिए, ताकि जो exchange of gases हो वो ज़्यादा हो, ठीक है। lungs में हमारे पास एयर सेक्स होता है, ठीक है, जिन्हें हम अल्वियोले कहते हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, द एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस बिटवीन द ब्लड ऑफ कैपिलरीज दैट सराउंड द अल्वियोले एंड द गैस प्रेजेंट इन द अल्वियोले, ठीक है। दस अल्वियोले आर द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस, ये आपको याद रखना है। एंड फिर आप इसकी जो ना डायग्राम बना सकते हो एंड आपको इजी से 3 मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। फिर ये लिख सकते हो कि एक लंग में 300 to 350 मिलियन अल्वियोले होते हैं, और वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर द गैसेस एक्सचेंज, मेकिंग द रेस्पिरेशन मोर एफिशिएंट, ठीक है। सो द इंडेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 110, क्वेश्चन इज व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज कंपोनेंट्स। हमारे पास क्वेश्चन ये है कि आप हमें बताओ कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, मतलब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में आपको बात करनी है। अब देखो,
द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स आर, हमारे पास क्या क्या, एक तो हार्ट है, ठीक है, ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज एंड वेन्स। हार्ट का क्या काम है? हार्ट पंप करता है ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, इट रिसीव्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड sends this impure body to the lungs for oxygenation. Being a fluid containing tissue, blood क्या करता है? Blood transports the oxygen, nutrients, carbon dioxide and the nitrogenous wastes. समझ में आ रही है बात? Then blood vessels carry the oxygen supply, ठीक है, carbon dioxide supply towards the heart or away from the heart. Now we have the question number 2. This is very much conceptual question. Why is it necessary to separate oxygenated deoxygenated blood in the mammals and the birds? तो क्वेश्चन ये है कि हमको ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्यों सेपरेट करना है? देखो, अगर हम कहेंगे ये जो वार्म ब्लड एनिमल्स होते हैं ये अपना बॉडी टेम्परेचर खुद ही मेंटेन करते हैं, ठीक है। कैसे? कभी कूल होते हैं, ठीक है, कभी हॉट होते हैं। वो क्या मतलब हुआ? इफ वी आर इन कूलर एनवायरनमेंट तो हम खुद को गर्म करते हैं बाय वेयरिंग क्लॉथ्स, ठीक है। तो दीज एनिमल्स रिक्वायर मोर ऑक्सीजन फॉर मोर सेलुलर रेस्पिरेशन, इसीलिए इनको, ताकि ये प्रोड्यूस कर सके एनर्जी फॉर मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, दस इट इज़ नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेट एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। सो फिर से मैं आपको यहाँ पर ऐसे समझाऊंगा, अगर हम ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट नहीं करेंगे देन वी विल नॉट गेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से हम अपना जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन कर सकेंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात? बीइंग वार्म ब्लडेड एनिमल्स वी नीड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड टू बी सेपरेटेड, ठीक है। आई समझ में बात? सिंपल है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. What are the components of transport system in highly organized plants? स्टूडेंट्स से मैंने आपको बहुत बार बताया है। सो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वी हैव जाइलम एंड द फ्लोएम। जाइलम का क्या काम है? एसेंट ऑफ सेप को कंडक्ट करना, दैट इज मिनरल्स एंड द वाटर, ठीक है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स द फूड फ्रॉम द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी प्लांट। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. Question number 4 is how are water and minerals transported in plants? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सो हमारे पास जो मेन टिश्यू है ना, जाइलम टिश्यू, दिस कंडक्ट इज द वाटर, ठीक है। जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम वेसल्स, और ये क्या करता है? ये एक इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये एक कंडक्टिंग चैनल बनाता है सो दैट कि ये this will move to the all part of the body, all parts of the body, this will reach to the all parts of the body, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो ये कैसे ऊपर पानी को चढ़ाता है? बिकॉज देयर इज द सक्शन, ठीक है। ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई है, वहां पर ट्रांसपायरेशन की वजह से सक्शन प्रेशर होता है जिसकी वजह से पानी ऊपर चढ़ता है बाय द हेल्प ऑफ जाइलम सेल्स, ठीक है। समझ में आई आपको बात? इसको आप अच्छे से पढ़ना और लर्न करने की कोशिश करना। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स? देखो, प्लांट्स में वाटर जो है ना एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय द हेल्प ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम की मदद से फूड ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन ये जो फूड होता है ट्रांसफर, इट इज द एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर भी ऊपर आता है, ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल्स इन द फ्लोएम इन द टिश्यू व्हिच हैज लेस प्रेशर, ठीक है। दिस इज हेल्पफुल इन मूविंग मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्लांट। फॉर एग्जांपल, द फूड मटेरियल सच एज सक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड इन फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एटीपी एनर्जी। यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट है ना, ये मूव होता है इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज एंड स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। नाउ वी हैव इन टेक्स्ट क्वेश्चंस फ्रॉम पेज नंबर 112. Dear students, this is very much important question as well. Describe the structure and functioning of nephron. Structure तो आपको पता है।
स्ट्रक्चर तो आपको पता है, वी हैव द Malpighian body, we have the proximal convoluted tubule, we have the loop of Henle, we have the DCT and we have the at the end collecting ducts. ठीक है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले क्या है, Malpighian body में हमारे पास आएगा Bowman's capsule, then we have the glomerulus, PCT and the loop of Henle, DCT and the distal convoluted tubule. अब we have the functions of the uh, we have the functions of nephron here. ध्यान रखो, देखो जो भी ब्लड एंटर होता है ये कहाँ से एंटर होता है, किडनी में, थ्रू द रीनल आर्टरी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एंड ये ब्रांच होता है इनटू, मतलब इस रीनल आर्टरी के बहुत सारे ब्रांच निकलते हैं किसमें, ग्लोमेरुलस में। ठीक है, तो द वाटर इन सॉल्यूट्स आर ट्रांसपोर्ट टू द नेफ्रॉन एट Bowman's capsule, ये भी आपको याद रखना है। वाटर इन सॉल्यूट जो होता है ना, ट्रांसफर होता है नेफ्रॉन को कहाँ पर, Bowman's capsule में, थ्रू द ग्लोमेरुलस। अब वी हैव द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो है ना अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज एंड द साल्ट्स, याद रखना अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज एंड द साल्ट्स, दीज आर सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड। ठीक है, एंड अनवांटेड मॉलिक्यूल्स आर एडेड इन द यूरिन। अब वी हैव द लूप ऑफ हेनली, जहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा जो है ना वाटर वहीं पर एब्जॉर्ब होता है। फ्रॉम हियर द फिल्ट्रेट मूव्स अप टू द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम नेफ्रॉन। अब वी हैव अनदर पार्ट, क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। सो अगर एक प्लांट के पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, हाउ डज दे एक्सक्रीट। ठीक है, सो दे एक्सक्रीट बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसपायरेशन। वेस्ट मटेरियल्स कभी कभार स्टोर होते हैं, ठीक है, और एक्सेस जो है ना वाटर वो एक्सक्रीट करते हैं थ्रू ट्रांसपायरेशन। और जो वेस्ट मटेरियल स्टोर करते हैं, दे स्टोर इन द सेल वैक्यूल्स और is gum resins, especially in old xylem. It is also stored in the leaves that lay fall after. समझ में आ रही है बात, मतलब कि जो पत्ते लास्ट पे गिरते हैं उन पर उनमें भी स्टोर जो है ना वेस्ट मटेरियल होता है। हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड। देखो यहाँ पर आपको ये लिखना है कि ये जो है ना यूरिन कैसे रेगुलेट होता है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द एक्सेसिव वाटर, dissolved waste materials, or we have the hormones that is also responsible for the regulation of urine, that is antidiuretic hormone। ठीक है, समझ में आई आपको बात। now we will move on to your last page and this is the exercise question। hope कि आप लोगों को वो बातें जो मैंने आपको बताए, वो क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाए, समझ में आ गए होंगे। now the question is, the kidney in human beings are a part of the system for what, for excretion। the xylem in plants are responsible for, ठीक है, transport of water, समझाया है मैंने। the autotrophic mode of nutrition requires what, all of the above। we have another question here, the breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place। पायरुवेट कहाँ पर ब्रेक डाउन होता है ये आपको बताना है। सो द करेक्ट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इनटू द पायरुवेट इन साइटोप्लाज्म एंड जो है ना पायरुवेट होता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। देखो फैट्स कहाँ पर होते हैं फैट्स मोस्टली बॉडी में होते हैं, ठीक है, तो इनको कैसे हम डाइजेस्ट करते हैं। फैट्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन gets the secretion in the form of bile juice and pancreatic juice. These two things are very much important, bile juice and pancreatic juice। bile salts क्या करते हैं, these help in the emulsification of the fat। ठीक है, the bile salts break down the large fat molecules into smaller globules so that the pancreatic enzymes can easily act on them। This is referred as emulsification, जैसे मैंने आपको
बताया। इट टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। फिर से मैं एक बार आपको बताऊंगा कि बाइल साल्ट जो है ना, they help in the emulsification of the fat and it takes place in the small intestine. Then we have question number 6. What is the role of saliva in the digestion of food? saliva क्या करता है? देखो, saliva का एक काम है, ये मॉइस्टन करता है किसको? फूड को, ताकि ये इजी से स्वेलो हो जाए। एंड इसके पास एक एंजाइम होता है, खतरनाक वाला एंजाइम, जिसे हम सलेवरी एमाइलेज और टाइलिन होता है, ठीक है। फर्स्ट एंजाइम जो एक्ट करता है जो भी हम खाते हैं, और ये क्या करता है? इट ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू द माल्टोज, ठीक है। देन वी हैव द क्वेश्चन नंबर 7. What are the necessary conditions for autotrophic nutrition? What are its byproducts? सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ठीक है। देखो, जब हम ये देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस होती है, देन वी हैव एट द एंड कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन, दीज आर द टू बाई प्रोडक्ट्स, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड, वी हैव वाटर, एंड देन वी हैव ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, एंड द वाटर इज वेल, ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, और दिस इज अवर, these two are our byproducts. Now question number 8. Difference between aerobic and the anaerobic respiration. Name some organisms that use the aerobic mode of respiration. ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत बार ये आया है, हो सकता है इस बार भी आए। एरोबिक रेस्पिरेशन, इट ऑक्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड एनारोबिक डज नॉट ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द आउटसाइड एनवायरनमेंट. Exchange of gas is absent. Then it occurs in cytoplasm in the mitochondria, and this occurs particularly in cytoplasm. What will this release? This will release carbon dioxide in the water. यहाँ पर एंड प्रोडक्ट वेरी करता है, कभी कभार एथेनॉल आएगा, कभी कभार लैक्टिक एसिड आएगा, ठीक है, कभी कभार कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, कभी कभार नहीं आएगा. Then this will yield 36 ATPs या 38 ATPs, and this yields only 2 ATPs. समझ में आई आपको बात? Question number 9 we have now. How are the alveoli designed to maximize the exchange of gases? तो alveoli को कैसे बनाया गया है ताकि इनकी वजह से जो है गैसेस का एक्सचेंज ज़्यादा हो. सो दिस इज हेयर alveoli. तो आपको ये याद रखना है कि दिस आल्सो कॉल्ड एज एयर सैक, एंड द alveoli जो होता है ना, इसके इर्द गिर्द बहुत एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, ठीक है। तो हमारी लंग में वी हैव 300 to 350 मिलियन alveoli. समझ में आ रही है बात? दैट मीन्स टोटल अगर हम देखेंगे तो ये होता है अबाउट 700 मिलियन इन बोथ लंग्स. इसकी वजह से क्या होता है? सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, ठीक है, स्प्रेड होता है, और इसी की वजह से देयर इज मोर गैसेस एक्सचेंज एंड इट आकर्स वेरी एफिशिएंटली, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सिंपल है कि आप हमें बताओ हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी अगर होगी तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन किसके काम आता है? ऑक्सीजन सप्लाई के ट्रांसपोर्ट के काम आता है. अगर ऑक्सीजन सप्लाई ट्रांसपोर्ट ना हुआ तो वी विल लीड टू अ डिजीज कॉल्ड एज एनीमिया. याद रखना, एनीमिया होता है बिकॉज ऑफ दिस deficiency of hemoglobin. Now this very question is one of the important questions we have here, question number 11, and the question is describe double circulation in human beings. Why is it necessary? ठीक है, अब देखो. इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें ये डायग्राम अंडरस्टैंड करनी है. सबसे पहले we have this right atrium, then we have this right ventricle. हमारे पास जो राइट एट्रियम है, हमें ब्लड मिलेगा इस वाले एट्रियम को फ्रॉम द सुपीरियर एंड द इन्फीरियर वेना कावा. तो ये फिर यहाँ जाएगा इनटू द राइट वेंट्रिकल, देन बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी ये जो ब्लड है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जाएगा इनटू द लंग्स. ये पहला वाला सर्कल है, ठीक है. सबसे पहले राइट एट्रियम,
राइट एट्रियम में गया, देन राइट वेंट्रिकल में गया, देन हमें हमारे पास जो ब्लड है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पल्मोनरी आर्टरी की मदद से ये गया इनटू द लंग्स, ये पहला वाला है। दिस इज कॉल्ड एज वन साइड ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेशन हुई ना ब्लड की, तो वहां से बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन्स की मदद से ये आएगा इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड ये जो ब्लड है यही ब्लड दोबारा ही आया ना ऑक्सीजनेटेड होके एंड थ्रू द आयोटा ये टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी जाएगा। दैट मीन्स कि इस ब्लड को पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, यही ब्लड ऑक्सीजनेटेड आएगा और 2 बार हार्ट से गुजरेगा। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन, सॉरी डबल सर्कुलेशन। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है यह? बिकॉज अगर हम सिंपल कहेंगे टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसके लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये सेपरेट किया जाए, ठीक है। नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 12। बहुत बार अब हमने ये देखा the difference between xylem and the phloem. Xylem tissue helps in the transport of water and minerals. Phloem helps in the transport of food. Water is transported upwards from roots to all parts of the body. Food is transported in both upward and the downward direction. ठीक है? Then we have the transport system. Transport in xylem occurs with the help of simple physical force such as transpiration pull, but there is the expenditure of the energy in the form of ATP. समझ में आई आपको बात? Now we have the last question, and the question is compare the functioning of alveoli in the lungs and the nephrons in the kidney with respect to their structure and the function. ठीक है? अगर आप लोगों ने पहले ही alveoli का स्ट्रक्चर अच्छे से देखा होगा, नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर अच्छे से देखा होगा, इनकी फंक्शंस को अच्छे से देखा होगा, देन आपको ये वाला क्वेश्चन नए से लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे alveoli are tiny या tiny balloon-like structures present inside the lungs, पता है आपको, the walls of alveoli are one cell thick and it contain extensive network of blood capillaries, जैसे मैंने आपको बोला, ठीक है। so this is the answer, ये मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है। this ये भी आप देखो अच्छे से, this part as well, and this is the function जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में पढ़ाया, easy है, ठीक है। so blood enter होता है through the renal artery which branches into the capillaries into the glomerulus, ठीक है। then PCT, then loop of Henle, then DCT, and then the last one, that is the collecting ducts, ठीक है। so this was the end of your life process NCERT questions and the important questions. hope वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।